नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जेडीयू प्रमुख के पद से हटा सकते हैं। ये फैसला 29 दिसंबर को दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान लिए जाने की संभावना है। बैठक हंगामेदार होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। हालांकि ललन सिंह समय समय पर नीतीश कुमार की तारीफ करते रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया है कि नीतीश अब उन्हें हटाने के बारे में सोच रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार खुद पार्टी प्रमुख का पद संभाल सकते हैं। मुख्यमंत्री के करीबी वरिष्ठ नेताओं ने भी उन्हें यही सुझाव दिया है। हालांकि ये भी संभावना है कि नीतीश कुमार पार्टी में एक और प्रमुख नियुक्त कर सकते हैं। हालांकि इस फैसले से पार्टी के भीतर दरार पैदा हो सकती है। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए शुक्रवार को अपनी घोषणा पत्र समिति का गठन कर दिया है। पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम इस समिति के अध्यक्ष होंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव को 16 मेंबर की समिति का संयोजक बनाया गया है। पार्टी ने बताया है ये कमेटी तत्काल प्रभाव से सक्रिय मानी जाएगी। इस समिति के अन्य 14 मेंबर्स में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, जयराम रमेश, शशि थरूर, मणिपुर के पूर्व डिप्टी सीएम गाईखंगम गंगमेई, लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई, प्रवीण चक्रवर्ती, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, केरल के पूर्व मंत्री के राजू, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ओंकार सिंह मार्कम, राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन, गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी और गुरदीप सप्पल हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 23 पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन सहयोगी कांग्रेस ने कहा है कि एमबीए सहयोगियों के बीच अभी तक प्रारंभिक सीट बंटवारे की बातचीत भी शुरू नहीं हुई है। पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि उन्होंने सेना यूबीटी नेताओं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के साथ इस सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी में विपक्षी गुट इंडिया की बैठक से पहले बातचीत की। राउत ने कहा, हम 23 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि हम हमेशा समान संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ते रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया द्वारा पदक लौटाने से महिलाओं और उनकी सुरक्षा के प्रति भाजपा की असंवेदनशीलता उजागर हो गई है। गहलोत ने एक्स पर लिखा, पहले मेडल लाकर देश का नाम रोशन करने वाली साक्षी मलिक का रिटायरमेंट और अब बजरंग पूनिया का पद्मश्री अवार्ड वापस करना। पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने की लड़ाई में बीजेपी की मंशा पर बड़ा सवाल उठता है। उन्होंने कहा, इस मामले में भाजपा द्वारा दिखाई गई दुर्भावना और पीड़ितों की मांगों की अनदेखी निंदनीय और दुखद है। ये प्रकरण महिला सुरक्षा के प्रति भाजपा की असंवेदनशीलता को उजागर कर रहा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राज्य भर के मंदिरों में करीब एक हफ्ते तक रामकथा जैसे आयोजन होंगे। योगी सरकार ने आदेश दिया है कि मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से 22 जनवरी तक राम मंदिरों, हनुमान मंदिरों और वाल्मीकि मंदिरों में रामकथा, रामायण पाठ, भजन कीर्तन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके लिए यूपी के सभी मंडल आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में श्री राम जी के नैतिक, सामाजिक और मानव मूल्यों की स्थापना का आदर्श पेश किया जाए। इसका संरक्षण किया जाना चाहिए और इसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। सरकार ने कहा कि वाल्मीकि रामायण में लिखित श्री राम जी के आदर्शों, मानव मूल्यों, सामाजिक मूल्यों के प्रचार प्रसार में जनमानस को जोड़ा जाए। इसमें सुंदरकांड पाठ जैसे विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जाएं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में खालिस्तानी समर्थक नारों के साथ एक हिंदू मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। घटना नेवाक शहर की है। तस्वीरें हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने एक्स पर साझा की हैं। इसमें स्वामी नारायण मंदिर वासना संस्था की दीवारों पर नारे लिखे हुए दिख रहे हैं। ये नारे उसी अंदाज में लिखे गए हैं जिस तरह कनाडा और भारत में पिछले दिनों नजर आए थे। अमेरिका में लिखे गए नारों में खास बात यह है कि इसमें पीएम मोदी के खिलाफ नफरत भरी बातें लिखी गई हैं। फाउंडेशन ने जोर देकर कहा है कि घटना की जांच घृणा अपराध के रूप में की जानी चाहिए। चर्चित यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा लगातार गलत बातों के कारण चर्चा में बने हुए हैं। पहले स्कैम एक्सपोज नाम से चल रहे थे और अब पत्नी के साथ मारपीट के आरोप में नोएडा में एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि अभी तक इस घटना के संबंध में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर घटना से जुड़े कई वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं। नोएडा पुलिस का कहना है इन वीडियो की भी जांच की जा रही है। विवेक बिंद्रा की हाल में शादी हुई है। उनकी पत्नी के भाई की तरफ से दी गई शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला के बयान दर्ज किए गए हैं। अभी विवेक बिंद्रा का बयान नहीं हुआ है। जिन धाराओं के तहत एफआईआर है, अगर गिरफ्तारी जरूरी हुई तो गिरफ्तार किया जाएगा। डीसीपी के मुताबिक घटना की जांच की जा रही है।
आगे की कार्रवाई तथ्यों और जांच के आधार पर होगी। विवेक बिंद्रा की 6 दिसंबर को शादी हुई थी। पत्नी के साथ मारपीट की यह घटना 7 दिसंबर को बताई गई है। सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी के साथ बहस के वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं। विवेक बिंद्रा चर्चित यूट्यूबर हैं और बड़ा बिजनेस के CEO हैं। हाल ही में विवेक बिंद्रा जातिवादी टिप्पणियों को लेकर भी विवादों में फंसे हुए हैं। विवेक बिंद्रा इससे पहले चर्चित यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी की वजह से चर्चाओं में रहे। उनका वो विवाद चल ही रहा है। पूरे इंटरनेट पर दोनों का कथित झगड़ा काफी सुर्खियों में है। ये पूरा झगड़ा कथित स्कैम से शुरू हुआ था। अब दोनों यूट्यूबर सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे के सामने आ गए हैं। खुलेआम वीडियो डालकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मामला लीगल एक्शन तक जा पहुंचा है। दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब 11 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में उन्होंने बिग स्कैम एक्सपोज करने का दावा किया। वीडियो में वो बिजनेस सिखाने के नाम पर हजारों रुपए के कोर्स खरीदने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने इसे एक बड़ा स्कैम बताया। वीडियो में वो 2 लड़कों से बात कर रहे हैं। एक लड़का बताता है कि उसने एक बड़े यूट्यूबर से 50,000 रुपए में एक कोर्स खरीदा। वहीं दूसरे ने बताया कि उसने इसके बदले में 35,000 रुपए दिए। लड़कों ने बताया कि उन्हें उस कोर्स को आगे के लोगों को बेचने के लिए कहा जाता है। ये इस तरह की मल्टी लेवल मार्केटिंग है और कुछ नहीं होता। वो फंस गए। इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने इसे एक तरह का स्कैम बताया और कहा इसे रोका जाना चाहिए। हालांकि 10 मिनट तक के इस वीडियो में उन्होंने किसी भी बिजनेस गुरु का नाम नहीं लिया, लेकिन वीडियो अपलोड होने के बाद सोशल मीडिया पर संदीप माहेश्वरी और स्टॉप स्कैम बिजनेस ट्रेंड करने लगा। इसके बाद अगले दिन संदीप माहेश्वरी ने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में दावा किया कि कुछ लोग मेरी टीम पर वीडियो हटाने का दबाव बना रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो किसी भी हालत में वीडियो नहीं हटाएंगे। उन्होंने दावा किया कि स्कैम का खुलासा करने वाले शख्स को भी बयान बदलने के लिए बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। मुझे लग रहा है यह खराब होने वाला है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं क्योंकि मैं एक स्टैंड हमारे समाज के लिए ले रहा हूं। यहाँ तक विवेक बिंद्रा का नाम सामने नहीं आता, लेकिन इस पोस्ट के बाद विवेक बिंद्रा ने एक पोस्ट किया और संदीप माहेश्वरी को खुली चुनौती दे दी। इसके बाद विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी सार्वजनिक तौर पर आमने सामने आ गए। संदीप माहेश्वरी ने दावा किया कि विवेक बिंद्रा ने उनकी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी है और फिर विवेक बिंद्रा ने भी कई आरोप लगाए। ये मामला यहाँ भी थमा नहीं। संदीप माहेश्वरी ने फिर एक वीडियो अपलोड किया और कहा कि वो अपने यूट्यूब चैनल से एड रेवेन्यू जनरेट करेंगे और उसका इस्तेमाल करके विवेक बिंद्रा के स्कैम के खिलाफ लीगल टीम हायर करेंगे। उन्होंने लोगों से भी कथित स्कैम के खिलाफ FIR करने और सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने की अपील की। विवेक बिंद्रा को लेकर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल भी एक्टिव हुए हैं। दरअसल विवेक बिंद्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जातिवादी बातें कर रहे हैं। एक चैनल पर बैठकर वो कह रहे हैं शूद्र जो कि ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए है, यानी दिए हुए आदेश को मानने और उसे पूरा करने के लिए बना है। अगर उसे लीडर बनाओगे तो वो दिक्कत करेगा। शूद्र को नेता नहीं बनाना चाहिए वरना देश का नाश हो जाएगा। इसी इंटरव्यू में विवेक बिंद्रा आरक्षण को लेकर कहते हैं कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आरक्षण किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए मैं उसके खिलाफ। इतना ही नहीं, वो आगे पत्रकार से सवाल पूछते हैं कि आप बताइए कि क्या आप अपने बेटे का इलाज एक ऐसे डॉक्टर से करवा सकते हैं जो कभी हॉस्पिटल गया ही नहीं, सीखा ही नहीं और बस आरक्षण से डॉक्टर बन गया है। इसके बाद दलित वॉइस उठाने वाले लोग भी विवेक बिंद्रा को निशाना बना रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल कहते हैं कि विवेक बिंद्रा संविधान विरोधी है। दिलीप मंडल ने विवेक बिंद्रा के कई स्क्रीनशॉट भी साझा किए हैं जिसमें वो 10 दिन का MBA कोर्स हिंदी में विज्ञापन देकर बेच रहे हैं। दिलीप मंडल कहते हैं कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उसे मालूम है कि गोबर पट्टी वाले अबोध बच्चे ही इस झांसे में ज्यादा फंसेंगे, इंग्लिश वाले यहाँ तो एक नहीं फंसेगा। विवेक ने गरीब छात्रों को लूटा है, सरकार जांच करे कि कितना लूटा। इसके कोर्स की मान्यता किस संस्था या यूनिवर्सिटी से है। विवेक के रुपए जब्त कर स्टूडेंट्स को लौटाए जाएं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी को अपने गंतव्य लैग्रेंजियन पॉइंट यानी L1 पर पहुंच जाएगा। ये पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। एस सोमनाथ ने शुक्रवार को अहमदाबाद में पत्रकारों को बताया कि आदित्य L1 6 जनवरी को L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। उचित समय पर इसके सटीक समय का ऐलान किया जाएगा। जब ये L1 पॉइंट पर पहुंचेगा तो हमें इंजन को एक बार फिर से चालू करना होगा ताकि ये आगे ना बढ़े। सोमनाथ के अनुसार एक बार जब ये उस पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो ये उसके चारों ओर घूमने लगेगा और L1 पर फंस जाएगा। उसके बाद ये 5 साल तक वहां रहेगा और आंकड़े जुटाएगा। ये आंकड़े न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम होंगे। जम्मू और कश्मीर के पुंछ और राजौरी में शनिवार को मोबाइल इंटरनेट सेवा सस्पेंड कर दी गई है। हाल ही में सेना की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर हुए हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए भारतीय फौज का तलाशी अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में 5 सैनिकों की मौत हो गई। शनिवार को मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करने के फैसले को पुंछ और राजौरी में 3 लोगों की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत से जोड़कर देखा जा रहा है।
बीबीसी के अनुसार यमन की राजधानी सना में शनिवार को हमास के समर्थन में विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। राजधानी सना सहित यमन के अधिकांश इलाके पर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का कब्जा है और वो हमास को समर्थन देने का ऐलान कर चुका है। हूती विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर ड्रोन और रॉकेट से हमले कर रहे हैं। इनका कहना है कि वो उन पर हमले कर रहे हैं जो इजराइल जा रहे हैं। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह तय करने से इनकार कर दिया है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2020 का चुनाव पलटने की कथित कोशिश करने वाले मुकदमे में उन पर आरोप तय करने से उन्हें छूट मिलेगी या नहीं। ट्रंप का दावा है कि उन पर आरोप तय करने से उन्हें छूट हासिल है, क्योंकि दंगे से पहले और उस दौरान वो राष्ट्रपति के रूप में अपना काम कर रहे थे। अदालत के ताजा फैसले से ऐसा लग रहा है कि अपना ट्रायल धीमा रखने के ट्रंप के प्रयास सफल हो रहे हैं, क्योंकि अब ये मुकदमा अपील प्रक्रिया के जरिए ही गुजरेगा। ट्रायल में होने वाली देरी पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के लिए जीत का एक प्रतीक माना जा रहा है, क्योंकि उनकी कानूनी टीम इस ट्रायल को जहां तक हो सके लंबे समय तक टालने की कोशिश कर रही है। शाहरुख खान स्टारर फिल्म डंकी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस साल रिलीज हुई शाहरुख खान की पठान और जवान जैसी फिल्मों के बाद डंकी से भी काफी उम्मीदें हैं। डंकी ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन किया। पहले दिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 35 करोड़ 23 लाख रहा। हालांकि दूसरे दिन कलेक्शन लगभग 30 करोड़ के आसपास ही सिमट गया। वहीं रिलीज के तीसरे दिन भी फिल्म ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। वीकेंड के चलते दूसरे दिन के मुकाबले तीसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में इजाफा हुआ। अफगानिस्तान के खिलाफ 11 जनवरी से T20 की घरेलू सीरीज शुरू हो रही है। इसमें चोटिल सूर्य कुमार यादव नहीं खेलेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। सूर्य कुमार के साउथ अफ्रीका दौरे पर उनके चोट लग गई थी। अब न्यूज एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान सीरीज में उनके चोट से उभरने की संभावनाएं कम है। सूर्य कुमार बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकादमी में रिहैब कर रहे हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।